यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। इतिहास का पेपर है जो कि 2025 बोर्ड के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं। समय 3 घंटे 15 मिनट होता है और पूर्णांक होता है 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं, क्योंकि पेपर हल करने से पहले निर्देश पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसमें सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र में 5 खंड हैं। खंड का में 10 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं 1-1 नंबर के। खंड खा में 5 अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं 2-2 नंबर के। और खंड गा में 6 लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। खंड घा में 3 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हैं। और खंड अंगा में 10 ऐतिहासिक तिथियां व 5 मानचित्रों से संबंधित प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके सामने अंकित हैं। उपयुक्त रेखा मानचित्रों में आरेखों से अपने उत्तरों की पुष्टि कीजिए। तो सभी लोग वीडियो को कर देंगे लाइक, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले खंड खा, इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम डायरेक्टर जनरल थे कनिंघम, जॉन मार्शल, राखाल दास बनर्जी, दयाराम साहनी। तो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम डायरेक्टर जनरल थे कनिंघम, का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न नंबर 2, हरिसेन राज कवि थे हर्षवर्धन के, समुद्रगुप्त के, अशोक के, कृष्णदेवराय के। तो हरिसेन जो राज कवि थे वो समुद्रगुप्त के थे। ठीक है, समुद्रगुप्त के थे। आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। प्रश्न नंबर 3 है, किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक हैं बर्नियर, अल बरूनी, अब्दुल रज्जाक, इब्न बतूता। तो किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक है अल बरूनी, खा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है, बर्नियर कहाँ का रहने वाला था? तो मेरे प्यारे बच्चों, बर्नियर फ्रांस का रहने वाला था। ठीक है। प्रश्न नंबर 5 है, अलवार उपासक थे विष्णु के। अलवार किसके उपासक थे? विष्णु के। इसके बाद है प्रश्न नंबर 6, आयन ई अकबरी की रचना की थी। आयन ई अकबरी की रचना की थी अब्दुल फलज ने, का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 7वां नंबर है, सहायक संधि का संबंध किससे है? तो लॉर्ड वेलेजल से है सहायक संधि का संबंध। वीडियो अच्छा लग रहा है सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त किया गया 1793 में, बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त किया गया। प्रश्न नंबर 9 है, द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। तो 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। 9 का गा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की आत्मा कहलाती है। तो संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान की आत्मा कहलाती है। ठीक है। इसके बाद है खंड खा, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 2 अंक मिलेगा। अभिलेख किसे कहते हैं? तो पत्थर, धातु, मिट्टी या अन्य सतहों पर लिखे गए ऐतिहासिक संदेशों को अभिलेख कहते हैं। 12 नंबर है, सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख केंद्र कौन से थे? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ये सिंधु घाटी सभ्यता के 2 केंद्र थे। इसके बाद है 13 नंबर प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने और कब की? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नाम के 2 व्यक्तियों ने की थी। 14 नंबर है, इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत क्या कहलाता है और किस भाषा में लिखा गया है? तो इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत रिहला कहलाता है। क्या कहलाता है? रिहला। और यह अरबी भाषा में लिखा गया है। इसके बाद है 15 नंबर, क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों? फ्रांसिस बुकानन कौन थे? तो फ्रांसिस बुकानन एक इकाटिस्ट चिकित्सा और भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने भारत में सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक स्थितियों का अध्ययन किया था। इसके बाद है खंड का लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो मौर्य वंश के विषय में जानकारी के स्रोतों पर प्रकाश डालिए। मौर्य वंश के विषय में जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं, पहला है साहित्यिक स्रोत, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगस्थनीज का इंडिका और विष्णु पुराण व अन्य ग्रंथ। शिलालेख एवं अभिषेक, अभिलेख में अशोक के शिलालेख व स्तंभलेख। पुरातत्विक स्रोत में मूर्तियाँ, सिक्के, स्तूप। ठीक है। इसके बाद है 17 नंबर, जैन धर्म के 5 महाव्रत कौन से हैं? तो जैन धर्म के 5 महाव्रत, अहिंसा, किसी भी जीव को हानि ना पहुंचाना, सत्य बोलना और उसका पालन करना, अस्तेय, बिना अनुमति किसी को वस्तु ना लेना, ब्रह्मचर्य, इंद्रियों पर संयम रखना, अपरिग्रह, अत्यधिक संग्रह ना करना, मोह त्यागना। इसके बाद है 18 नंबर, मीराबाई पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो मीराबाई भक्त काल की प्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवयित्री थी। उनका जन्म राजस्थान के मेड़ता में 1498 में हुआ। वह मेवाड़ के राजघराने से थी, लेकिन कृष्ण भक्ति में लीन रही। उनकी रचनाएं प्रेम, समर्पण और वैराग्य से भरपूर हैं। उनके पद आज भी भक्ति साहित्य में प्रसिद्ध हैं। इसके बाद है 19 नंबर, विजयनगर की जल आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा किया जाता था? तो विजयनगर में जल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली थी।
कृत्रिम जलाशय, बांध और नहरें बनाई गई थी। तुंगभद्रा नदी से जल संचयन किया जाता था। कमलापुर और राजा समुद्र जलाशय प्रमुख थे, जो कृषि, पेयजल और शाही स्थलों की जल आपूर्ति सुनिश्चित करते थे। इसके बाद है 20 नंबर। ये क्या कह रहा है? संविधान सभा के उद्देश्यों में किस आदर्शों पर जोर दिया गया है? तो संविधान सभा के उद्देश्यों में स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुत्व के आदर्शों पर जोर दिया गया है। लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और मूल अधिकारों की रक्षा को प्रमुखता दी गई। राष्ट्र की एकता, संप्रभुता, आर्थिक न्याय और समाज के सभी वर्गों के कल्याण को संविधान निर्माण में आधार बनाया गया। इसके बाद है 21 नंबर। क्या कह रहा है? गांधी इरविन समझौते की प्रमुख शर्तें क्या थी? सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, ठीक है। और एग्जाम में छपने वाले प्रश्न, सारे प्रश्न को आप तैयार करेंगे। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो गांधी इरविन समझौते की प्रमुख शर्तें क्या थी? 1931 में हुए गांधी इरविन समझौते की प्रमुख शर्तें। पहला था सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त होगा। दूसरा था गांधी जी गोल में सम्मेलन में भाग लेंगे। तीसरा था गिरफ्तार सत्याग्रहियों को रिहा किया जाएगा। नमक कानून में रियायत दी जाएगी। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार जारी रहेगा, लेकिन ब्रिटिश सामान की बिक्री पर रोक नहीं लगेगी। इसके बाद में है खंड खा, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। तो प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 10 अंक मिलेंगे। स्तूप क्यों और किस प्रकार बनाए जाते थे? स्तूप बौद्ध धर्म के पवित्र स्मारक होते हैं, जिन्हें भगवान बुद्ध या महान बौद्ध भिक्षुओं की स्मृति में बनाया जाता था। इनका निर्माण मुख्य रूप से बुद्ध के अवशेषों, धातुओं या पवित्र वस्तुओं को संरक्षित करने के लिए किया जाता था। स्तूप श्रद्धा और ध्यान का केंद्र होते थे, जहां भक्त परंपरा कर पूजा अर्चना करते थे। निर्माण प्रक्रिया इसमें लिखेंगे। स्तूप गोलाकार या अर्धगोलाकार रचनाएं होती थी, जिनका आधार पक्का और विशाल होता था। इनका निर्माण पत्थर, मिट्टी या ईंट से किया जाता था। स्तूप के चारों ओर परिक्रमा पथ, प्रदक्षिणा पथ बनाया जाता था। कुछ स्तूपों के शीर्ष पर छत्र होते थे, जो सम्मान का प्रतीक थे। उदाहरण के लिए भारत में प्रसिद्ध स्तूपों में सांची स्तूप, भरहुत स्तूप और अमरावती स्तूप प्रमुख है। ये बौद्ध कला और स्थापत्य के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। क्योंकि 2 प्रश्न पूछता है अथवा करके, आपको एक करना रहता है, तो फिर अथवा वाला देखते हैं। सूफीवाद क्या है? इसके मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। सूफीवाद इस्लाम का एक रहस्यवादी और आध्यात्मिक संप्रदाय है, जो प्रेम, भक्ति और आत्मा की शुद्धि पर जोर देता है। यह भौतिकता से दूर रहकर ईश्वर से सीधा संबंध स्थापित करने की शिक्षा देता है। सूफी संतों ने धार्मिक सहिष्णुता, मानवता और एकता का संदेश दिया, जिससे यह हिंदू और इस्लामी परंपराओं के बीच एक सेतु का कार्य करता है। इसके बाद है सूफीवाद के मूलभूत सिद्धांत। तौहीद, केवल एक ईश्वर की उपासना। इश्क, हकीकी ईश्वर के प्रति प्रेम को सर्वोच्च मानना। तसव्वुफ़, आत्मा की शुद्धि और ध्यान द्वारा ईश्वर से जुड़ना। जिक्र और समा, भजन, कव्वाली और ध्यान से ईश्वर को याद करना। सहिष्णुता और भाईचारा, सभी धर्मों और जातियों का सम्मान। फिर है फकीरी और सादगी, सांसारिक सुखों से दूर रहकर सादा जीवन जीना। भारत में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया जैसे सूफी संतों ने सूफीवाद का प्रसार किया। इसके बाद है 23 नंबर। ये क्या कह रहा है? भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के कारणों की चर्चा। तो भारतीय राष्ट्रवाद का उदय 19वीं शताब्दी में हुआ, जिसके पीछे कई सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारण थे। भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारण थे विशिष्ट ब्रिटिश शोषण और आर्थिक दुर्दशा। अंग्रेजों की नीतियों से भारतीय कुटीर उद्योग नष्ट हुए। भारी करों और भूमि व्यवस्था ने किसानों को प्रभावित किया। पश्चिमी शिक्षा और जागरूकता, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद जैसे समाज सुधारकों ने राष्ट्रीय चेतना जगाई। इसके बाद है प्रेम और साहित्य। अखबारों, बंगाल गजट, अमृत बाजार पत्रिका और साहित्य, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का आनंद मठ ने राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। 1857 का विद्रोह, इसने ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहली संगठित लड़ाई लड़ी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, इसने राष्ट्रीय आंदोलन को संगठित किया। इसके बाद अगली हेडिंग है जातीय एकता और सांस्कृतिक पुनर्जागरण। हिंदी, बंगाली, मराठी जैसी भाषाओं और क्षेत्रीय आंदोलनों ने राष्ट्रवादी भावना को प्रेरित किया। फिर अथवा करके भारत छोड़ो आंदोलन पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। तो इसको देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण चरण था। इसे महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को अंग्रेजों भारत छोड़ो नारे के साथ शुरू किया। इनका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश शासन को भारत से पूरी तरह समाप्त करना था। आंदोलन के कारण थे द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को बिना सहमति झोंकना, क्रिप्स मिशन की असफलता, ब्रिटिश शोषण और दमनकारी नीतियाँ। आंदोलन का प्रभाव, गांधी जी समेत कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे यह जन आंदोलन बन गया। जनता ने हड़तालें, प्रदर्शनों और तोड़फोड़ के माध्यम से विरोध किया। हालांकि ब्रिटिश सरकार ने इसे दबाने का प्रयास किया, लेकिन इस आंदोलन ने स्वतंत्रता संग्राम की नई ऊर्जा दी। अंततः 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिली, जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। यह भारतीयों ने संगठित संघर्ष और बलिदान का प्रतीक था।
इसके बाद है 24 नंबर, सहायक संधि प्रणाली पर निबंध। सहायक संधि प्रणाली। सहायक संधि प्रणाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय रियासतों को अपने नियंत्रण में लेने के लिए अपनाई गई कूटनीतिक नीति थी। इसे 1798 में गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने लागू किया गया। इसकी मुख्य विशेषताएं: भारतीय शासक अपनी सेना भंग कर ब्रिटिश सेना रखेंगे और उसके खर्चे का भुगतान करेंगे। ब्रिटिश रेजिडेंट दरबार में रहेगा जिससे नीतियों पर नियंत्रण बना रहे। शासक बिना ब्रिटिश अनुमति किसी विदेशी शक्ति से संधि नहीं कर सकता था। बदले में अंग्रेज शासक की रक्षा का वादा करते थे। इसके परिणाम देखेंगे। इस नीति से हैदराबाद, मैसूर, अवध और मराठा राज्यों सहित कई रियासतें ब्रिटिश प्रभाव में आ गई। भारतीय शासकों की स्वतंत्रता समाप्त हो गई और भारत और ब्रिटिश नियंत्रण मजबूत हो गया। इस नीति भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार का आधार बनी। फिर अथवा करके इसमें भी 2 पूछता आपको, एक करना रहता है मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण। तो मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण, मौर्य साम्राज्य भारतीय इतिहास का पहला महान साम्राज्य था, लेकिन अशोक के बाद यह धीरे धीरे कमज़ोर होता गया और 185 ईसा पूर्व में पुष्पमित्र शुंग ने अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की। मौर्य साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारण अशोक की अहिंसा नीति, युद्ध न करने की नीति ने सैन्य शक्ति कमजोर हो गई। ब्रिटिश साम्राज्य की प्रशासनिक कठिनाइयाँ, इतने बड़े साम्राज्य को नियंत्रित करना कठिन था। कमजोर उत्तराधिकारी, अशोक के बाद कमजोर शासक आए जो साम्राज्य को संगठित नहीं कर सके। फिर है आर्थिक संकट, विशाल सेना और प्रशासन के खर्च ने आर्थिक बोझ बढ़ाया। विद्रोह और बाहरी आक्रमण, शुंग, सातवाहन और यूनानी शासकों ने मौर्य की सत्ता को चुनौती दी। ब्राह्मणों की असंतोष, अशोक के बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने से ब्राह्मण वर्ग असंतुष्ट हुआ। इसके बाद है खंड अंगा, ये भी 10 अंक का होता है। निम्नलिखित ऐतिहासिक तिथियों से संबंधित घटनाओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, 10 तिथियां होती हैं एक नंबर की। तो चलिए देखते हैं। 1026 में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर में आक्रमण किया और इसे लूटकर समाप्त कर दिया। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की और गुलाम वंश का प्रथम शासक बना। 1331 में ब्रिटिश सरकार ने मैसूर राज्य पर कब्जा कर उसे सीधे अपने नियंत्रण में ले लिया। इसके बाद है 1973, कर्नाटक राज्य का गठन किया गया। इससे पहले इसे मैसूर के नाम से जाना जाता था। 1814 नेपाल और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच गोरखा युद्ध शुरू हुआ। 1617 जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में व्यापार करने की अनुमति दी। इसके बाद है 1974, भारत ने पोखरण यानी राजस्थान में पहला परमाणु परीक्षण किया। 1955 भारतीय संसद ने हिंदू विवाह अधिनियम पारित किया। 1989 में विश्व स्तर पर बर्लिन की दीवार बनाई गई। इससे जर्मनी के पुनर्निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ और 1325 में मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का सुल्तान बना। इसके बाद 26 नंबर है, दिए गए भारत के रेखा मानचित्रों पर निम्नलिखित स्थानों को चिन्ह द्वारा दर्शाइए। उनके नाम लिखिए। सही नाम तथा सही स्थान दर्शाने के लिए आपको 1+1 यानी 10 अंक मिलेंगे। ठीक है, तो वह स्थान जहाँ 1872 में कोका विद्रोह हुआ। ठीक है, तो आपको एक मानचित्र मिलेगा, उस पर आप दर्शाएंगे। कोका विद्रोह हुआ था भैड़ी साहिब यानी पंजाब में। जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर पंजाब में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन मद्रास में। गंगा यमुना सरस्वती का संगम प्रयागराज उत्तर प्रदेश। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी राजगीर बिहार। तो यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।